जय हिंद दोस्तों। हम लोग लेखपाल के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास को कंप्लीट कर रहे थे। ये हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको जाकर के आप देख लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये सिलेबस था जिसको हमने कंप्लीट करा था। ये क्लासें आप लोगों की पड़ी हुई हैं। अभी हमने रक्षा प्रौद्योगिकी को कंप्लीट कर दिया है चौथी क्लास के रूप में। अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को 5वीं क्लास के तौर पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि रक्षा प्रौद्योगिकी में डीआरडीओ, इसरो और इनकॉस्पर वगैरह के बारे में हमने बताया था। वहाँ पे ये डिटेल से समझा दिया है, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आपको समझने में आसानी होगी। ये पूरा इसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ऑफिशियली सिलेबस है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो लगभग हम लोगों का ये कंप्लीट भी हो चुका है और आज आप लोगों की एप्लीकेशन में इसकी फाइनल पीडीएफ भी लग जाएगी, जिसमें संपूर्ण साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट होकर के अपडेट भी हो गया है। तो आप लोग जाकर के पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको और भी जानकारी दे देंगे, तो सीधे हम लोग पहले क्लास देखते हैं, इसके बाद बीच में हम लोग बात करेंगे। जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए, तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल बेसिक बताएंगे, फिर एडवांस लेवल तक उसको समझाएंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो हम लोग अंतरिक्ष की बात करते हैं तो क्या है, स्पेस क्या है। तो पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर ऊंचाई पर, क्या पृथ्वी से, ये जो आप देख रहे हो डॉट डॉट पे, ये 100 किलोमीटर, पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा। मतलब उसको मान लिया गया कि लगभग 100 किलोमीटर पे कोई एक बाउंड्री बना दी गई, यानी कि 100 किलोमीटर पे, तो उसे हम कारमेन लाइन कहते हैं। और जो ये कारमेन लाइन के जो ऊपर का एरिया है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये 100 किलोमीटर की दायरे पे लाइन खींची, इसके ऊपर का जो एरिया है ये कहलाता है हमारा अंतरिक्ष। और जो इसके नीचे का जो कारमेन लाइन के जो नीचे का क्षेत्र है, ये 100 किलोमीटर का जो ऊपर का क्षेत्र है ये वाला, ये कहलाया अंतरिक्ष। और जो इसके नीचे का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र, ये कहलाता है हमारा वायुमंडल। तो आई होप ये दो अच्छे से आप समझ गए कि हमारा वायुमंडल एक्चुअल में क्या होता है और अंतरिक्ष क्या होता है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अगर हम लोग 100 किलोमीटर ऊपर तक जाएं तो एक कार्बेल लाइन जो हम लोगों ने काल्पनिक तौर पे खींच रखी है, उस वो कार्बेल लाइन के जो ऊपर का क्षेत्र है वो अंतरिक्ष और नीचे वाला क्षेत्र वायुमंडल कहलाता है। ठीक, ये बात आप समझ गए। अब हम लोगों को ये समझने की जरूरत है, एक वर्ड इस्तेमाल होता है गोल्डीलॉक जोन। तो गोल्डीलॉक जोन अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जहां जीवन की प्रबल संभावना है, जैसे पृथ्वी जैसी संभावनाएं देखी जाती हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं गोल्डीलॉक जोन। ये एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए हमने इसको नोट में लगा दिया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अभी हमने क्या समझा, अंतरिक्ष समझा, अंतरिक्ष क्या होता है, इस चीज को हमने अच्छे से डेफिनेशन में बिल्कुल सरल भाषा में समझ लिया। इसके आगे हम लोग देखते हैं। अंतरिक्ष समझ लिया, अब अंतरिक्ष के जितने कार्यक्रम हुए, कैसे अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत ने अपनी उन्नति हासिल करी, किस तरीके से विकास हुआ, उस चीज़ों को समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी 1962 में हुई थी। हमने पिछले रक्षा वाले वीडियो में, रक्षा प्रौद्योगिकी में समझाया था कि 1962 में एक संस्था का गठन किया गया था जिसका नाम था कॉस्पर। ठीक है, उसका क्या नाम था, इनकॉस्पर नाम था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इसकी 1962 में इसका गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा, यानी उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई जी थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके अध्यक्ष थे। ये हमने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था, अच्छे से चीज़ें आपके समझ में भी आई थी, हमने इन चीज़ों को समझा दिए थे। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि आप प्लीज़ जा करके पहले चौथा वीडियो रक्षा वाला जरूर देख लीजिएगा, इसके बाद ये क्लास आप देखेंगे तो शायद आपको और बेहतर से समझ में चीज़ें आएंगी कि नहीं, इन चीज़ों को हमने किस तरीके से समझाया था। हमने आपको बताया था कि जो 1962 में स्थापना हुई थी किसकी, कॉस्पर की, जिसके विक्रम साराभाई क्या थे, अध्यक्ष थे। इसके बाद क्या था, जो इसका हेडक्वार्टर था कॉस्पर का, कहाँ पे था, बेंगलुरु में था। कहाँ पे था, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में था। ठीक है, इसका पुनर्गठन ही किया गया था कॉस्पर का पुनर्गठन करके किसकी स्थापना करी गई, इसरो की करी गई थी। ये हमने लिख भी दिया है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना करी गई थी। ठीक है, अंतरिक्ष गतिविधियों की शुरुआत जो की गई थी वो TERLS की स्थापना के बाद
करी गई थी। ठीक है, ये 1963 में तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में इसकी स्थापना हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये हम इस आपको इन शॉर्ट समझाई दे रहे हैं कि कौन कौन सी कहाँ पे किसकी स्थापना करी गई। बाकी इनको हमने अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि इसरो की स्थापना कैसे की गई। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र था वो पहले क्या था, तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र था उसी का नाम था TERLS, यानी कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग पैड। ठीक है, ये था, और इसी को बाद में परिवर्तित किया गया था, इसका नाम बदला गया और फिर इसका नाम रखा गया था विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। 21 नवंबर 1963 को इसका नाम रखा गया था, जिसका काम ही था कि सैटेलाइट प्रेक्षण यान और साउंडिंग रॉकेटों का डिजाइन करना और उसके डेवलपमेंट में इसका काम करना, ये इसका मुख्य काम था। तो ये आपने समझ लिया। कॉस्पर की स्थापना 1962 में हुई, बाद में उसी का नाम रखा गया इसरो किया गया। ठीक है, इसके बाद TERLS की स्थापना करी गई, बाद में उसका नाम रखा गया था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक, ये बात आपने समझा। आगे हम लोग देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। देखो अंतरिक्ष स्पेस वाले में क्या है कि जो हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं उसमें वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। ठीक है, बाकी चंद्र मिशन, शुक्र मिशन और ये जो भी सूर्य मिशन हुए थे, मंगल, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा बनता है वन लाइनर पर। जैसे विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह भेजा गया, तो ये स्पुतनिक फर्स्ट था जो अक्टूबर 1957 को भेजा गया था सोवियत संघ रूस के द्वारा। फिर दूसरा उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेजा गया स्पुतनिक सेकंड के नाम से भेजा गया नवंबर 57 में। ये अक्टूबर में भेजा जा रहा है, ये नवंबर में भेजा जा रहा है रूस के द्वारा, जिसमें कुतिया थी, इसका नाम था लाइका को साथ में भेजा गया था। ठीक है, चंद्रमा की धरती पे तो ये 2 हो गए। प्रथम कब भेजा गया कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट 57 में, दूसरा भेजा गया 57 में ही नवंबर महीने में। धरती पर अगर बात करें, चंद्रमा की धरती पे पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग थे, जो 21 जुलाई 1969 को इन्होंने धरती पे कदम रखा था। यान था अपोलो 11 या इसी को ईगल यान के नाम से भी जानते हैं। भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह कब लॉन्च किया था, तो 19 अप्रैल 1975 में। नाम था आर्यभट्ट और इसको लॉन्च किया था इंटरकोस्मोस, रूस से लॉन्च किया था। क्यों, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा कि रूस ने क्या कर रखे हैं, रूस ने 2 ऑलरेडी उपग्रह भेज रखे थे, स्पुतनिक फर्स्ट और स्पुतनिक सेकंड, जिसमें पहली बार उसने नॉर्मली भेजा था, दूसरी बार उसने क्या किया था कि कुतिया का नाम था लाइका को भेजा था। ठीक है, बाद में भारत ने क्या किया, रूस की ही सहायता से, रूस के ही स्पेस सेंटर से ही जो इंटरकोस्मोस रूस सेंटर है उनका, वहां से उन्होंने पहला कृत्रिम उपग्रह भारत ने भेजा 1975 में, जिसका नाम आर्यभट्ट रखा था। यहां तक आपने चीजें समझ ली। अब हम लोग आप आगे देखते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं कि जो विश्व में टोटल जो बड़ी 6 टॉप जो स्पेस एजेंसियां, उनमें भारत का कौन सा नंबर है, तो भारत 6वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे, तो भारत 6वें नंबर पे आता है। पहले में नासा अमेरिका की एजेंसी, दूसरे में आता है रॉसकॉस्मोस रूस की है, तीसरा है ईसा यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, चौथा है जाक्सा यानी जापान की है, पांचवा है CNSA यानी चाइना की है। तो भारत इसरो जो आता है वो 6वें नंबर पे आता है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। अब देखो, भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था क्या था, आर्यभट्ट। इसे रूस ने ही लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975। कहाँ से लॉन्च किया था, तो रॉसकॉस्मोस से लॉन्च किया था, लॉन्चिंग पैड से। भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह जिसे भारत ने अपनी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया। देखो, भारत ने 2 अपने कृत्रिम उपग्रह बनाए। पहला वाला जो बनाया था 1975 में, रूस के सैटेलाइट से भेजा था। ठीक है, रूस के, और जो दूसरा बनाया उसने खुद ही अपने सैटेलाइट से लॉन्च करा था। तो ये किया था रोहिणी फर्स्ट के नाम से। पहला था आर्यभट्ट जिसको भेजा था रूस की मदद से, दूसरा उन्होंने किया रोहिणी फर्स्ट के नाम से, लॉन्च किया 18 जुलाई 1980। और कहाँ से किया, तो SLV-3 श्रीहरिकोटा से किया, श्रीहरिकोटा से किया, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, तो ये बात समझ गए। तो इसको देखो, हमने इसको इस तरीके से लिखा है कि सस्पेंस आपके ना रहे। ठीक है, पढ़ने में आपको आसानी हो, तो थोड़ा सा इसको अगर आप दिमाग लगा करके कवर करेंगे तो शायद बहुत अच्छे से कवर भी कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसमें आगे देख लेते हैं। भारत का पहला संचार उपग्रह का क्या नाम था, तो एप्पल था। क्या नाम था, एप्पल था, जिसे लॉन्च किया गया था 19 जून 1981 को।
भारत का पहला चंद्र मिशन तो चंद्रयान फर्स्ट था, लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम था भास्कर फर्स्ट, लॉन्च किया गया 7 जून 1979 को। ठीक है, भारत का पहला सौर मिशन जिसका नाम था आदित्य L1 लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को। भारत का पहला मंगल मिशन तो मंगलयान था, लॉन्च किया गया 5 नवंबर 2013 को। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे जो 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे। फिर दूसरे भारतीय अंतरिक्ष, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला जी गए थे जो 25 जून 2025 को अंतरिक्ष में गए थे। और इनके लिए इम्पोर्टेंट ये बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये 15 जुलाई 2025 को वापस आए। 25 जून को गए, 15 जुलाई को, लगभग इन्होंने 18 से 20 दिन का समय अंतरिक्ष में बिताया था। और ये दूसरे व्यक्ति बने, लगभग 40 साल के बाद ये कोई गया है अंतरिक्ष में भारत की तरफ से। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये यूपी के लखनऊ जिले से रहने वाले हैं, यूपी के लखनऊ जिले से। मिशन का नाम था एक्समोस 4, इसरो प्लस नासा के सहयोग से भेजा गया था। मिशन का नाम क्या था? एक्समोस 4। ये किसके सहयोग से? इसरो और नासा ने दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट करके इनको भेजा था अंतरिक्ष में। भारत का पहला चंद्र मिशन कौन है? तो चंद्रयान फर्स्ट था जो 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया। भारत मंगल ग्रह पर यान भेजने वाला चौथा देश बना है। ठीक है, मंगल पे पहला अमेरिका है, दूसरा रूस है, तीसरा यूरोपीय संघ है, चौथा भारत है। इसरो के बारे में हमने आपको हालांकि समझाया था, तो यहाँ भी देख सकते हैं कि नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई। विक्रम साराभाई इसके अध्यक्ष हैं। प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई ही थे। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में बनाया गया। आई होप ये भी चार्ट आपने अच्छे से समझा, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझा रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आप अच्छे से इनको तैयार कर लेना। चलिए, ये बैच से रिलेटेड जानकारी है। पीडीएफ के लिए जो हमने आपको बताया था, देखो 80 नंबर की तैयारी में हमने आपको 10 नंबर की डीआई हम नहीं पढ़ाएंगे, 10 नंबर की हिंदी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। ये 20 नंबर की तैयारी को आप स्किप कर दीजिए। 80 नंबर की तैयारी का कंटेंट, ए ग्रेड का कंटेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ है, वो आपको मिलेगा। यूपी स्पेशल की पीडीएफ अपलोड है, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन अपलोड है। अब इसके बाद आपका इसमें जो था सामान्य अध्ययन वाले में हिस्ट्री कंप्लीट है, पॉलिटी कंप्लीट है, जियोग्राफी कंप्लीट है, इकोनॉमी कंप्लीट है। इसके बाद जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी था ये भी कंप्लीट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस सामान्य अध्ययन। अब इसके बाद जो ग्राम समाज है इस पे वर्क चल रहा है, और आपका कंप्यूटर, ये दो आपका बचा है। जल्दी 2-4 दिन में कंप्लीट होकर के आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो ईमानदारी से बिल्कुल लग जाइए, अच्छे से मेहनत करिए, सब कुछ आपके पक्ष में होगा, ये दावा है। आप कंटेंट जीएस रिव्यू का पढ़ने के बाद आप कहीं की भी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू लगाइए, आप देखना 100% स्कोर करेंगे, क्योंकि कंटेंट सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा इसमें आप लोगों को नहीं रटने की ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन का नाम है जीएस रिव्यू, डायरेक्ट आप बैच वहीं से ले सकते हैं, नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, जीएस रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है, पेड बैच में आप इसको देख सकते हैं। कोई भी अगर समस्या आती है बैच लेने में तो आप इसमें मैसेज करके, आप व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, ये तो बैच से रिलेटेड जानकारी थी। इसके अलावा आप चाहो तो कांस्टेबल के, होमगार्ड का और आरओ एआरओ का इस टाइम पे बैच चल रहा है, तो डिटेल आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। इनका तो कंप्लीट डाटा पड़ा भी है पीडीएफ फॉर्म पे। चलिए, अब भारत के चंद्र मिशन की बात कर लेते हैं। तो दिक्कत एक भी नहीं है यहाँ पे समझने में। चंद्र मिशन, भारत के 3 चंद्र मिशन अभी तक हुए हैं, पहला, दूसरा चंद्र मिशन और तीसरा चंद्र मिशन। जब हम लोग बात करते हैं पहले चंद्र मिशन की, तो इसको लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2008 को। बजट था 386 करोड़ का। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। यान का नाम था PSLV-C11। चंद्रमा पर पानी या बर्फ की खोज के लिए इसको लॉन्च किया गया था। आपको बता दें, जितना डाटा लिखा है बस आप इतना पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें आपको रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला है लॉन्च चंद्र मिशन सेकंड, जो 2019 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। वजन था 3850 kg का। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। यान का क्या नाम था? GSLV MK3M1, ये यान का नाम था। ठीक है, तो आपको यान का नाम याद रखना है। लॉन्च सभी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होंगे, क्योंकि वो क्या करता है, रॉकेट को लॉन्च करने का ही भारत में काम करता है।
ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। जैसे डीआरडीओ क्या करता है, जो जितने भी डिफेंस से रिलेटेड मिसाइल वगैरह हो गई या अन्य अस्त्र वगैरह शस्त्र का निर्माण करना है, वो डीआरडीओ काम करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो सतीश धवन केंद्र है वो लॉन्चिंग पैड है भारत का, तो लॉन्च सभी सतीश धवन केंद्र से ही होते हैं। इसका जो उद्देश्य था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करना था। इसके 3 भाग थे, आपने ये अच्छे से समझा भी होगा। पहला था लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। जो लैंडर था इसका नाम विक्रम रखा गया था, और रोवर था इसका नाम प्रज्ञान रखा था। ऑर्बिट क्या था, यह कक्षा में रह करके अध्ययन करने वाला था। ठीक, इतनी बात आपने समझ ली। चंद्र मिशन थर्ड क्या था, तो चंद्र मिशन थर्ड लॉन्च किया गया 23 अगस्त 2023 को। तभी से हम लोग क्या मनाते हैं, अंतरिक्ष दिवस के तौर पे हम लोग मनाते हैं। कहाँ से, तो उसी सतीश धवन केंद्र से। यान का क्या नाम था, GSLV मार्क थर्ड था। नाम इसका क्या रखा गया, तो बाहुबली रॉकेट के नाम से इसको जाना गया था। ठीक है, इसमें जो 2 भाग थे, ऑर्बिटर इसमें शामिल नहीं किया गया था। रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान था, और लैंडर था जिसका नाम विक्रम था, वो सेम यही है। ठीक है, तो ये आपने समझा। तो चंद्र मिशन, तीनों चंद्र मिशन एक साथ आपको तैयार करनी है, एक साथ आपको थोड़ा सा, बस आपको इसमें दिक्कत सिर्फ एक ये होनी है कि आपको यान के नाम याद रखने हैं। इसका यान क्या था, इसका यान क्या था, और इसका यान क्या था। नाम था बाहुबली। इसको लॉन्च कब किया गया, इसे कब लॉन्च किया गया, इसे कब लॉन्च किया गया। बस आपको 2 चीज़ें यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। सभी लॉन्च हो रहे हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, बस आपको इसके आगे कुछ भी याद नहीं करना है। लोअर रैंडर का नाम भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो प्रक्षेपण यान होते हैं, तो इनमें हमने आपको बताया GSLV, PSLV। ठीक है, तो ये जो होता है PSLV, इसमें 4 चरण होते हैं। GSLV में 3 चरण होते हैं। जैसे 4 चरण में कौन कौन होता है, तो पहला होता है ठोस वाला भाग, ये जो आप देख रहे हो। ठीक है, दूसरा होता है लिक्विड फॉर्म का, जो तरल वाला भाग यहाँ होता है। तीसरा फिर ठोस होता है, चौथा फिर तरल होता है। ठीक है, तीसरे 4 चरण होते हैं। इसी को हम लोग इसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं। PSLV को ही कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, GSLV इसमें 3 टोटल चरण होते हैं। पहला ठोस होता है, फिर तरल होता है, फिर क्रायोजेनिक होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ये जो GSLV तब यूज किया जाता है जब भारी उपग्रहों को लॉन्च करना होता है, और PSLV हल्के के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऊपर हमने आपको ये बताया था, देखो यहाँ से आप समझ सकते हो। जो चंद्रयान फर्स्ट था उसको लॉन्च किया गया किससे, PSLV से। क्यों, क्योंकि उसका मात्र जो इसमें वजन नहीं लिखा है, लेकिन उसका वजन कम था। GSLV में भारी वजन उपग्रहों को भेजा जाता है, क्योंकि इसका वजन ही था 3850 kg। कितना था, 3850 kg। तो जो भारी उपग्रह हैं उनको लॉन्च GSLV से किया जाता है, रॉकेट से। देखो ये भी, और ये वाला हल्का था तो इसको PSLV से किया गया था। चलिए यहाँ तक आपने बात समझ ली। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। ये देख सकते हो SSLV और GSLV और PSLV। इसको SLV भी कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित SLV, PSLV और GSLV भारत के प्रमुख रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल हैं, जिनका उपयोग उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है। इनके बीच मुख्य अंतर इनकी क्षमता, इंजनों और कार्य क्षमता के आधार पर। हमने आपको बताया ही कि जो PSLV है वो हल्के उपग्रहों के लिए है, GSLV क्या है, भारी उपग्रहों के लिए लॉन्च किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे पूरा अंतर हम लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है। आप इसको अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आपको बता देते हैं। देखो क्या है, ये है SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये है GSLV। अब हमको क्या करना है, पूरा नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो SLV है ये प्रथम पीढ़ी का था, और PSLV तृतीय पीढ़ी का है, और जो GSLV है ये चतुर्थ यानी उन्नत किस्म का है। समझे, जो SLV है छोटे 40-50 किलो के उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए, और PSLV ये उससे बड़े, ठीक है, उससे बड़े, लेकिन GSLV से छोटे उपग्रहों के लिए है। और ये सबसे ऊंचे उपग्रहों के बड़े उपग्रह जिनका वजन ज़्यादा है। ठीक है, जैसे 2500 किलो प्लस पे अगर कोई उपग्रह भेजना है तो GSLV से ही भेजा जाएगा, जिसका वजन इतना हो। ठीक है, इंजन 4 स्टेज का होता है, इसमें भी 4 स्टेज, इसमें हमने 3 स्टेज बताए, वो आपने ऊपर भी देखा होगा। प्रमुख उपलब्धियों में रोहिणी उपग्रह इसी से लॉन्च किया गया था, और PSLV से हमने अभी ऊपर बताया कि चंद्रयान और मंगलयान इससे भेजे गए थे, और जो GSLV से चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 भेजा गया था इसी से, और इनसैट भी इसी से भेजा गया था। ठीक है,
उपनाम की अगर बात कर लें तो जो PSLV हमने बताया था इसरो का, इसको वर्क हॉर्स कहते हैं, इसरो का इसे वर्क हॉर्स के कहते हैं PSLV को। तो आपने ये भी अच्छे से समझ लिया, तीनों में अंतर समझ लिया। चंद्र मिशन आपने तीनों समझ लिए, पहला दूसरा तीसरा, अंतरिक्ष से रिलेटेड जितना बेसिक डाटा था वो आपने अच्छे से समझा, वन लाइनर भी आपने अच्छे से समझा। ये जो हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे थे ये इनसे क्वेश्चन बनेगा, आपको याद रखिएगा, इन बिल्कुल दिमाग से इनको अच्छे से रट लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन बनेगा निश्चित तौर पे। ठीक है, अब भारत के मिशन और देख लेते हैं, जैसे गगन मिशन, सूर्य मिशन और निसार मिशन, इनसे क्वेश्चन भी आता है। तो जो हमारा गगन मिशन था, तो गगन मिशन क्या था? गगन मिशन है, फिर सूर्य मिशन है, इसके बाद है हमारा निसार मिशन। तो गगन मिशन लॉन्च इसे 25 जून 2025 को किया गया। मिशन का नाम था एक्समोस 4 था। वापसी 15 जुलाई 2025 को की गई। इसी में जो हमारे शुभांशु शुक्ला जी थे वो गए थे अंतरिक्ष में। तो ये अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय व्यक्ति था शुभांशु शुक्ला। ये लखनऊ यूपी के रहने वाले हैं। 41 लगभग 40-41 साल बाद ये गए हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, गगन मिशन, तो यान का आप नाम याद रखिएगा। सूर्य मिशन की बात करें, सूर्य मिशन का नाम था आदित्य L1। लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को। लक्ष्य में पहुंचा था 6 जनवरी 2024 को। सूर्य के जो बाहरी परत होते, जैसे ये आप देख रहे हो, ये सूर्य है, सूर्य का जो बाहरी लेयर है ना, इसको, तो इसी का ये अध्ययन करने के लिए भेजा गया था सूर्य मिशन। रॉकेट था PSLV C57। अब अगर आपसे बात कर ले तो आप बताइए कि PSLV किसके लिए यूज होता है? तो PSLV यूज होता है जो हल्के उपग्रह होते हैं, हल्के। और GSLV किसके लिए होता है? जो भारी, जो 2500 प्लस वेट, जो 2500 kg से ज़्यादा जिनका वेट होता है वो उनको GSLV से भेजा जाता है। ठीक है, अब देखो निसार उपग्रह क्या था? तो नासा प्लस इसरो का ये मिशन था, जिसको 30 जुलाई 25 को लॉन्च किया गया। बजट इसका 700 करोड़ था। भारत 2027 में भारत का पहला मानव रहित मिशन शुरू करेगा। ठीक है, मानव के स्थान पे ये व्योममित्र, ये महिला रोबोट है, ऐसा दिखता है, व्योममित्र को भेजेंगे। तो नाम याद रखिएगा, क्या? व्योममित्र। किससे भेजेंगे? मानव की जगह व्योममित्र भेजेंगे। ये रोबोट है, महिला रोबोट है, जो बिल्कुल मानव के तरीके से क्रियाएं करता है। ठीक है, इसके सफल होने के बाद 2028 में मानव सहित मिशन को लॉन्च करेगा भारत। तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है भारत। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार भी रखना है, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। ठीक है, आगामी मिशन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो शुक्र मिशन, चंद्र मिशन 4, चंद्र मिशन 5 और शुक्र मिशन। चंद्र मिशन 3 तो हमने पढ़ ही लिए ऊपर। ठीक है, तो शुक्र मिशन है, इसरो के द्वारा शुक्र ग्रह पे अध्ययन के हेतु भेजा जाएगा। भेजने की घोषणा 2022 में की गई थी। लक्ष्य 2024 तक इसको प्रक्षेपित करने का था, लेकिन संशोधन करके 2031 में इसको भेजा जाएगा। तो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2031 में भेजा जाएगा शुक्रयान मिशन को। चंद्रयान 4, चंद्रयान 5, तो चंद्रमा हेतु दोनों भेजे जाएंगे। मिशन की समय रेखा 2027 है। चंद्रयान 5 की अन्य नाम इसका होगा लूपेक्स। ये जाक्सा और इसरो के सहयोग से भेजा जाएगा। अच्छा, जाक्सा किस देश की स्पेस एजेंसी है? अभी हमने ऊपर आपसे पढ़ा था, ये जापान की है। कहाँ की? जापान की है जाक्सा। ठीक है, इसरो कहाँ की है? इंडिया की। तो इसके सहयोग से चंद्रयान 5 की तैयारी भारत कर रहा है। नाम होगा लूपेक्स। इस चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे पानी की खोज के हेतु भेजा जाएगा। ये 2028 से 29 के बीच में मिड में भेजा जाएगा। तो ये भी आपको आगामी लक्ष्य भी याद रखना है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आपके बनने के ज़्यादा चांस रहेंगे। अब देखो, ये हैं आपके कुछ अंतरिक्ष मुख्यालय जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम केरल में है। रॉकेट और प्रेक्षण यान जैसे LVM-3 PSLV का डिजाइन व विकास करने का काम करता है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र मुख्यालय कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भारत का मुख्य प्रक्षेपण स्थल जहाँ से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। URSC उपग्रह केंद्र हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक। विभिन्न प्रकार के उपग्रहों का निर्माण यहाँ पे होता है और परीक्षण भी यहाँ पे होता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC हैदराबाद, तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। और उपग्रहों से प्राप्त डेटा का प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी करना इस संस्था का मुख्य काम है। अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र SAC अहमदाबाद, गुजरात में इसका सेंटर बनाया गया है, जो संचार और मौसम विज्ञान के लिए पेलोड का विकास करता है। अब अगला देखते हैं MCF।
मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन कर्नाटक और भोपाल मध्य प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर बने हैं। कक्षा में स्थापित उपग्रहों की निगरानी और नियंत्रण करना इसका मुख्य काम होता है। अब देखो आपने इतने समझे, ये हैं केंद्र किसके, स्पेस से रिलेटेड। तो इन केंद्रों को आपको जरूर याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ है और ये काम किस तरीके से करते हैं, क्या इनका मुख्य काम है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कुछ प्रक्षेपण यान के फुल फॉर्म। हमने ऊपर हालांकि आपको बताए भी थे, एसएलवी क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एसएलवी क्या होता है, एसएसएलवी क्या होता है, पीएसएलवी क्या होता है, जीएसएलवी क्या होता है, एसएलवी थर्ड, पीएसएलवी और जीएसएलवी, ये हमने आप लोगों को ऊपर बता दिए। तो फुल फॉर्म भी आपको तैयार रखना है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम इन चीज़ों को इसलिए कहते हैं कि अगर आप नोट्स बना रहे होगे तो अच्छे से इसका नोट्स आप बना लोगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं जो अंतरिक्ष में जो कक्षाएं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो जब अंतरिक्ष की अगर कक्षाएं की बात करते हैं तो सबसे पहले तो दो प्रकार, एक तो वृत्ताकार होती है, दूसरा दीर्घ वृत्ताकार होती है। दूसरे जब फॉर्म में हम लोग अंतरिक्ष की कक्षाओं को पढ़ने का काम करते हैं तो तीन टाइप की होती हैं। एक होती हैं घूर्णन के आधार पे, दूसरा होता है ऊंचाई के आधार पे, तीसरा होता है झुकाव के आधार पे। जब हम लोग घूर्णन के आधार पे पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं जीसीओ, एससीओ, जीसीओ, ठीक है, ये होती हैं। और ऊंचाई के आधार पे एनईओ, लियो, एमईओ, एचईओ, और झुकाव के आधार पे ध्रुवीय, भूमंडलीय होती हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है कि कक्षाएं कितनी प्रकार की होती हैं। ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे आता है, ऊंचाई के आधार पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले घूर्णन के आधार पे देख लेते हैं। जो पहला है हमारा, तो हमने आपको बताया कि इसी को कहते हैं, पहले वाले को कहते हैं भूकेंद्रीय, फिर कहते हैं सूर्य केंद्रीय, फिर कहते हैं गैलेक्टो केंद्रीय, ठीक है। अब केंद्र सेंटर की अगर बात करें तो इसका जो भूकेंद्रीय में पृथ्वी केंद्र पे होती है, सूर्य केंद्रीय में सूर्य होगा, और गैलेक्टो में गैलेक्सी यानी आकाशगंगा केंद्र पे होगा। घूमने वाली वस्तु पे चंद्रमा और उपग्रह वगैरह इसके चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के ही, और सूर्य का तो पृथ्वी और अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है भाई। ये तो सीधी कॉमन सेंस वाली बात है ना। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, उपग्रह और चंद्रमा लगाते हैं, और सूर्य का ग्रह लगाएंगे और पृथ्वी भी ग्रह है तो पृथ्वी भी चक्कर लगाएगी। आकाशगंगा का सूर्य और पूरा सौरमंडल ग्रह लगाता है। पैमाना की बात करें तो स्थानीय होता है, सौरमंडल और ब्रह्मांडीय गैलेक्सिकल होता है, ठीक है। तो ये बस आपको इतना समझना था कि इसके सेंटर पे कौन है, कौन सा इसका घूमने वाली वस्तु इसके चक्कर लगाती है। अब हम लोग ऊंचाई के आधार पे देखते हैं। ऊंचाई के आधार पे बस आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना। जैसे पहला था एनियो, नियर अर्थ ऑर्बिट, यानी कि पृथ्वी से मात्र 100 से 600 किलोमीटर, पृथ्वी से 100 से 600 किलोमीटर की कक्षा, यानी इसमें स्पेस स्टेशन को स्थापित किया जाता है, इसी में स्पेस स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। और अगला है एलियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट, यानी 600 से 200 किलोमीटर की कक्षा, यानी दूर संवेदी उपग्रह को इसी में स्थापित किया जाता है। अगला है मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी एमईओ, 2000 से 36,000 किलोमीटर तक का रेंज, यानी जो नेविगेशन सैटेलाइट जो लगाए जाते हैं वो कहाँ पे लगाए जाते हैं, तो ये वो एमईओ पे स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एचईओ यानी हाई अर्थ ऑर्बिट, यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर, यानी कि जैसे वहाँ पे टीवी रिमोट, वायरलेस इंटरनेट, मोबाइल, दूर संचार वगैरह के जो नेटवर्क है वो स्थापित किए जाते हैं। वो सबसे ऊपरी कक्षा होती है एचईओ। ये देखेंगे आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मेंशन भी है। ये पहली है एचईओ, दूसरा है एमईओ, तीसरा है एलईओ और चौथा है एनईओ, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्थापित भी किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस इनका काम याद रखना और कहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं ये याद रखना है। हमने बताया आपको इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कथा, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड है तो बस आप उतना अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ें। अब देखो इनके बीच में कोण के आधार पर हमने बताए थे 2 होते हैं। तो कोण के आधार पे जैसे भूमध्य रेखीय कक्षा और ध्रुवीय कक्षा हो गई, तो भूमध्य घूर्णने की दिशा जो होगी भूमध्य रेखीय कक्षाओं की वो होगी भूमध्य रेखा के समांतर, इसमें होगी ध्रुवों के समांतर। झुकाव होगा 0 अंश का, इसमें होगा लगभग 90 अंश का। स्थिरता होगी भू स्थैतिक होने पर एक जगह पे स्थिर होंगे, ये हमेशा गतिशील होंगे। ऊंचाई की अगर बात करें तो ये 35,786 किलोमीटर लगभग, और ये 200 से 1,000 किलोमीटर के बीच। उद्देश्य होता है संचार और ब्रॉडकास्टिंग करना, इनका मुख्य टारगेट होता है भूमध्य रेखीय कक्षाओं का। जबकि ध्रुवीय कक्षाओं का उद्देश्य होता है पृथ्वी का अवलोकन और उनका मानचित्रण निर्धारित करना। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया जाता है, तो इसमें जीएसएलवी और इसमें पीएसएलवी किया जाता है। जीएसएलवी किसके लिए होता है, भारी के लिए होता है, ठीक है।
रिजोल्यूशन की बात करें तो कम दूरी के लिए, ये बहुत अधिक दूरी के लिए। कवरेज की बात करें, एक ही बड़े क्षेत्र पे नज़र रखता है ये, जबकि ये पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं। उदाहरण जैसे इनसाइड वगैरह आपने पढ़ा होगा, इनलेस्ट वगैरह पढ़ा होगा इसमें, और ध्रुवीय कक्षा में IRS वगैरह आपने देखा होगा। तो दोस्तों ये पूरा जो आपने पढ़ा, ठीक है, ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से कवर कर लीजिएगा, बस इतने में आपका कवर हो जाएगा। ये बैचेस थे जो हमने आप लोगों को लिए बताए थे, होम गार्ड का, जैसे कांस्टेबल का, SI का तो कंप्लीट होकर के क्लोज हो गया है, ये अन्य बैच चल रहा है, साथ में RO ARO का भी बैच चल रहा है, तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इनके नोट्स कंप्लीट होकर के एप्लीकेशन में लगे हुए हैं, तो आपने ये चीज़ें अच्छे से कंप्लीट कर ली। इनके नोट्स हम आप लोगों को एप्लीकेशन में अपडेट हो गए हैं, तो आप लोग जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर क्लास कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।